हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यश प्रजापति आज मैं रसायन विज्ञान का थर्ड लेसन धातु एवं अधातु पढ़ाऊंगा। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातु वो होती है वे धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसमें धातु कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया इत्यादि। अधातु वे धातु जिसमें उष्मा का या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उन्हें अधातु कहते हैं। अब धातुओं के भी भौतिक गुणधर्म होते हैं, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं। उसी तरह धातुओं की रासायनिक क्रिया होती है, अधातुओं की रासायनिक क्रिया होती है। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे धातु की अब क्रियाएं क्या होती हैं, क्या क्या करते हैं, धातु के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। धातु वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे सोना का सूत्र होता है Au, चांदी Ag इत्यादि। अब धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले हम उनके नाम बता देंगे, उनको हम बारी बारी से बताएंगे। धातु के भौतिक गुणधर्म पहला है चमक, दूसरा है कठोरता, रूप या अवस्था, आघातवर्ध्यता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मा के चालक, घनत्व, ध्वनिक, ऑक्साइड। अब हम पहला चीज सबसे पहले आपको बताते हैं, चमक क्या है। पहला है चमक। सामान्यतः सभी धातुएं चमकीली होती हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में बताया जाता है धातुएं चमकीली होती हैं। सभी धातुओं को अगर देखा जाए तो उसमें चमक होती है। वह अगर सूर्य के प्रकाश में आती है तो उसमें एक प्रकार की चमक आती है। दूसरा आता है कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती है। कठोर होने का मतलब वो बहुत हार्ड होती है। धातुएं सभी हार्ड होती है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। जैसे लिथियम का सूत्र होता है Li, सोडियम का यानी A, पोटेशियम का सूत्र होता है K को छोड़कर। लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। अगला आता है रूप या अवस्था। रूप या अवस्था का मतलब वो किस रूप में होती हैं, तो बताया जाता है धातुएं कमरे के ताप का मतलब ये होता है जहां आप निवास करते हैं, जहां सोते बैठते रहते हैं, उस तापमान पर वे ठोस अवस्था में रहते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आता है मरकरी का सूत्र होता है Hg, मरकरी का ये चाहे पारा को छोड़कर सभी धातुएं जो है कमरे के अंदर रख दी जाएं तो कमरे के ताप पर जो है हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला आता है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब होता है किसी चीज को पीटना। आघातवर्ध्यता का मतलब होता है किसी चीज को पीट कर फैलाना, या उसी को बताया धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने का मतलब उसको आघात किया जाता है। आघात का मतलब होता है मारना, किसी चीज को बार बार मारना। वही बताया जा रहा है धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बदलना ही आघातवर्धनीयता कहलाता है। जैसे लोहे का चादर जो हम करकट या टीन या डालते हैं, या लोहे की कोई चीज बनाई जा रही है, वह क्या उसको कैसे बनाया जाता है, उसको पीट कर उस रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला है तन्यता। तन्यता का मतलब है जिसको खींचा जा सके। जैसे हम रबर की बात कर लें, अगर उसको जितना खींचते जाते हैं वह क्या होता है, तन्य होता है। अगर लोहा अगर खींच रहे नहीं बढ़ रहा है तो वह उस समय तक तन्य नहीं है। लेकिन तन्यता का गुण उसमें भी पाया जाता है। कैसे धातुओं को पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे तांबे का तार, तांबा में पहले ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब उसको हम पिघला कर खींचते तो वह तार के रूप में बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे रबर खींचता चला जाता है, उसी तरह वो भी बढ़ता जाता है। तन्यता का साधारण अर्थ यह है कि उसको खींचकर बड़ा करना। अगला आता है विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद के रूप में दो तत्व आते हैं। होता है सीसा जिसका सूत्र होता है Pb, और अगला है पारा जिसका सूत्र होता है Hg। इसमें विद्युत का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। अगला आता है घनत्व। धातुओं का घनत्व व गलनांक अधिक होता है। घनत्व व गलनांक, घनत्व का अर्थ यह है क्या होगा और गलनांक का अर्थ क्या होगा। घनत्व का मतलब जमने से है, गलने का मतलब, गलनांक का मतलब होता है गलने से। धातुएं जल्दी जमती नहीं है और उनको ज्यादा पिघला के वो जल्दी पिघलती नहीं है। जमती भी है, पिघलती है, लेकिन वो उनका जो है जमने या पिघलने का जो है अवस्था जो है बहुत उच्च होती है, इसलिए वो कहा जाता है धातुओं का घनत्व व गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला आता है ध्वनिक। ध्वनिक का सामान्य अर्थ होता है कि ध्वनि उत्पन्न करना। बताया जाता है कि धातुएं जो हैं ध्वनिक होती हैं। कैसे ध्वनिक होती है, अगर हम धातु को
किसी भी मजबूत सतह पर या कठोर सतह पर गिराते हैं तो उसमें एक आवाज से उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं ध्वनि। तो हम कह सकते हैं धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं। अगला था ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या है? जब धातुएं वायु से क्रिया कर लेती हैं तो वे धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं या क्षारक प्रवृत्ति होती है। ये भी कहते हैं धातुओं की जो ऑक्साइड होती है क्षारक प्रवृत्ति। क्षारक प्रवृत्ति का अर्थ यह होता है कि कसीला का मतलब है जो गले से नीचे न जाए, वह होता है क्षारक प्रवृत्ति। अब हम आपको बताते हैं धातुओं का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। पहला है धातु की वायु से अभिक्रिया। धातु की वायु से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, तो हम इसका बता देते हैं। धातु में वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब वायु से क्रिया करवाने का बताया जाएगा तो हमेशा O से क्रिया करवाएंगे, मतलब ऑक्सीजन से। यहाँ पर देखिए 2Cu हो गया कॉपर का, और वायु से अभिक्रिया करने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया करवाना। नाइट्रोजन से हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है निष्क्रिय गैस होती है, इसलिए नाइट्रोजन से हम नहीं करवा सकते। और जैसे इसकी हम क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा 2Cu, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इसको हम लिख देते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये तो पहली अभिक्रिया हमने करवा दिया। एक अभिक्रिया के माध्यम से और आपको हम बताते हैं, लिख दे रहे हैं 4Al, मतलब एल्युमिनियम का क्रिया हम किसे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। 3O2 से जब जैसे ही करवाएंगे तो आप लोग क्या बनेगा, आप लोग बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। ये हो जाएगा 2Al3 और उसके बाद हो जाएगा नहीं 2Al2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम 4 है, इसलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन 6 है, तब यहाँ लिख सकते हैं O3, क्योंकि 3 का गुणा जैसे करेंगे 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की विक्रिया हो जाएगी 6। इधर और दोनों पक्ष में देखेंगे तो तत्वों की जो है परमाणु क्रमांक या अणुभार क्या है, समान है। तो इस प्रकार से जब ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हम यह कह सकते हैं कि धातुएं वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अगर यदि आपसे कोई पूछ दे कि वायु के स्थान पे क्या नाइट्रोजन का क्रिया करवा सकते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस होती है। इसलिए जब भी वायु की बात की जाएगी कि धातु प्लस वायु हमें मिलाना है, यहाँ बनेगा धात्विक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ वायु के स्थान पे जब हमेशा किसे क्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। अब इसमें कुछ नोट लिखवाना है, उसको हम लिखवाते हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य बताना था, इसको हमने नोट करके लिख दिया है। क्या है वो तथ्य, जानते? सोडियम तथा पोटेशियम वायु के संपर्क में आते ही अचानक आग लग जाती है। सोडियम और पोटेशियम को सीधे कभी भी वायु के संपर्क में नहीं लाया जाता। अगर लाते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाती है, आग लग जाती है। या जैसे आप कभी देखोगे मदारी वाला कहता है कि अभी रात में आग लग जाएगी पानी मारते ही, ऐसा कैसे होता है? वहाँ कुछ नहीं होता ऐसा, वहाँ सोडियम या तो पोटेशियम रखा रहता है, जैसे पानी की छींटे पाता है उसमें क्या होती है, अचानक से धुएं निकलने लगते हैं। और इसको बचाने के लिए हम हमेशा केरोसिन या जो कहते हैं मिट्टी के तेल में हमेशा रखा जाता है, इसलिए वो सेफ रहता है। अगर जैसे वायु के संपर्क में आता तुरंत उसमें आग लग जाती है। दूसरा आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। ये वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। धीरे धीरे अभिक्रिया करने का मतलब होता है ये बहुत अभिक्रियाशील नहीं होते, इसलिए वो धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के पश्चात इस पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत चढ़ने का मतलब है एक प्रकार का उस पर लेप सा रसिस होने लगता है। अगला आता है फेरस वायु। फेरस का मतलब लोहा। वायु में गर्म करने का कोई अभिक्रिया नहीं करता। अगर हम लोहे की राड को ऐसे वायु में छोड़ दें, रख दें ऐसे सीधे ऐसे रख दिए, तो वह कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि उसके चूड़ को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो पूरा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें से उष्मा निकलने लगती है, उष्मा का प्रभाव बहुत तेजी से होने लगता है। अगला आता है Cu पर वायु की परत। Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। यदि Cu का मतलब होता है कॉपर, यदि हम कॉपर को खुले में रख दें तो उस पर वायु अभिक्रिया करके उसको क्या कर देती है, काला कर देती है। इसलिए कहते हैं कि कॉपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की उस पर परत चढ़ जाती है। और अगला आता है
Au सोना और Ag चांदी के साथ वायु अभिक्रिया नहीं करता है। कहते हैं सोना और चांदी वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर अभिक्रिया करते हैं तो हम जैसे उसका सोने या चांदी का आभूषण पहनते हैं, उसमें क्या होने लगता है, अभिक्रिया करने के पश्चात वो खराब होने लगता है। इसलिए सोने और चांदी के आभूषण जब पहने जाते हैं उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होता, क्योंकि जल के संपर्क में भी आता है, वायु के संपर्क में आता है। इसलिए कहा जाता है सोना और चांदी वायु से अभिक्रिया नहीं करता। पूछा भी जाता है वे कौन से तत्व हैं जो वायु से अभिक्रिया नहीं करते, तो आप बता सकते हैं सोना और चांदी। दूसरी अभिक्रिया है जल के साथ धातु की अभिक्रिया, या कह सकते हैं धातु के साथ जल की अभिक्रिया। धातु के साथ जब हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो चलिए हम धातु ले लेते हैं, सोडियम ले लिए, और जल की बात है तो हमने ले लिया 2H2O, 2H2O हो गया। अब जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे 2NaOH प्लस क्या हो जाएगा H2। यहाँ देखिए सोडियम 2 था तो 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान रखिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 4, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है, ऑक्सीजन 2 भी, सोडियम का 2 भी कंप्लीट हो जा रहा है। इस प्रकार ये दोनों तरफ क्या है संतुष्ट है। अगली अभिक्रिया हम करवाते हैं फेरस, फेरस मतलब लोहे का, लोहे की अभिक्रिया हम करवाते हैं जल के साथ, देते हैं 4H2O। जैसे ही अब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फेरस ऑक्साइड का मतलब यह Fe और क्या हो जाएगा 3O4 प्लस क्या बचेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो हो जाएगा 4H2। तो हम यह कर सकते हैं धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड या कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड कहिए चाहे धातु हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक बनाएगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम बता देते हैं। वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? धातु की जल से अभिक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। अलग अलग धातु अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। पहला ही चीज जान लेंगे सारी बात समझ में बताइए। अलग अलग धातु, जो धातु में तो एक नहीं है कई हैं, तो अलग अलग धातु जो अलग अलग अवस्था में मतलब ये होता है कोई जल के रूप में, कोई जलवाष्प के रूप में, कोई किसी रूप में क्या करता है अभिक्रिया करता है। सभी नहीं कि एक ही अवस्था के साथ अभिक्रिया करने लगे। इसमें पहला देखिए दिया है, अगला है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये जो तीनों धातु हैं सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। आगे एल्युमिनियम फेरस मतलब लोहा और जिंक मतलब जैसा जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते, ये हमेशा जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला आता है मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम ऐसा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यह ठंडे जल के साथ, यह जलवाष्प के साथ, यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिए सबकी कंडीशनें बदल रही धीरे धीरे। और क्या करें कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमने बताया ना जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपकने लगते हैं। जब उसमें चिपकते तो भारी होने के कारण उनकी सतह में आने लगता है। और अगला है Au, Ag, Cu और Pb, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती। ये चारों जो धातु में लिखी गई हैं ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अगला है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। धातु लेने की बात है, हम कोई भी धातु ले सकते हैं। चलिए हम इसमें ले लेते हैं फेरस, हमने लिया फेरस धातु। यहाँ सांद्र अम्ल नहीं है, तनु अम्ल है। तनु अम्ल का मतलब होता है HCl, तो हम क्रिया करवाएंगे 2HCl से। जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा फेरस क्लोराइड या FeCl लिख दे रहे हैं, फेरस क्लोराइड। देखिए Fe और Cl यहाँ लग जाएगा 2, क्योंकि यहाँ क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितना है 2 और बच जा रहा हाइड्रोजन 2, हो जाएगा H2। तो जैसे हम
धातु की तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, तुरंत बन गया फेरस क्लोराइड यानी कि लवण बन गया और उसके साथ बन गया जल। और अगली हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्युमिनियम से 2Al। 2Al का हम तनु अम्ल से ही क्रिया करवा देते हैं 6HCl। जैसे ही अभिक्रिया हम करवाएंगे तो बन जाएगा 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये हमारी अभिक्रिया हो गई, सॉरी 3H2 में 3H2 एल्युमिनियम का तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार ये हमारी तीसरी अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अब चौथी अभिक्रिया है धातुओं की अन्य लवणों से अभिक्रिया। धातु की अन्य लवणों से अभिक्रिया, धातु जब लवण से अभिक्रिया करेगा क्या बनाता है, तो हम उसको थोड़ा साधारण रूप में समझाना चाहें। धातु A और लवण B जब बनेगा, लवण विलय इसके साथ जो विलय रहेगा वह लिखा जाएगा A का मतलब धातु, उसके बाद धातु B लिखा जाएगा। अब इसकी हम अभिक्रिया करवा दे रहे हैं फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिए लवण विलयन और A क्या है, Fe। हम लिख सकते हैं FeSO4। A का मतलब यह हो गया, देखिए A का स्थान A है तो Fe और लवण विलयन लिखा गया। इस लवण विलयन में कौन सा है, SO4, हमने लगा दिए SO4। अब क्या बच रहा, अब ये भी कंप्लीट बच रहा Cu, हम लिख देंगे Cu। तो ये हमारा बनता है फेरस सल्फेट और कॉपर धातु। तो हम यह कह सकते हैं कि धातु जब अन्य लवणों से अभिक्रिया करता है तो लवण विलय और धातु बनाता है। अब हम आपको बताएंगे अधातु क्या है, अधातु की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। अधातु नॉन मेटल, वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता अधातु कहते हैं। वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे लकड़ी अगर ले लें, हम एक तरफ इलेक्ट्रिक तार लगा दे, दूसरी तरफ पकड़ ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही लकड़ी अगर सूखी के स्थान पे हम हरी लकड़ी ले लेते हैं, उसमें लाइट प्रवाह कर जाएगी और हमें मार देगी। तो ऐसा तत्व हमें लेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें अधातु कहते हैं। अब अधातुओं के भी भौतिक गुणधर्म होते हैं। ये मान के चलिए जो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं लगभग धातुओं के विपरीत होते हैं। अब देखते हैं पहला चमक। धातु की चमक, धातु की सतह चमकदार नहीं होती, सॉरी अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो अधातुओं में, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जिसमें चमक होती है। यह एक अपवाद के रूप में होता है। और अगला है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होती, बताया जाता है अधातु जो कठोर नहीं होती है जैसे कोयला, लेकिन इसी में ले लिया जाए तो पारा जो है एक अधातु है लेकिन ये सबसे कठोर है। यह भी एक अपवाद के रूप में मानी जाती है। पूछा जाता है वो कौन सी अधातु है जो सबसे कठोर होती है, तो हम बता सकते हैं। अगला आता है रूपयावस्था। रूपयावस्था का मतलब उसके किस आकार में है, तो कह सकते हैं कमरे के ताप पर ठोस या गैस होती है। अधातुएं हैं ठोस, अधातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में रहती हैं, उसके अलावा किसी दूसरी अवस्था में नहीं होती है। लेकिन वहीं पर हम ले लें ब्रोमीन भी क्या है, अधातु है, लेकिन यह जल अवस्था में पाई जाती है। यह भी उसमें एक अपवाद पूछा भी जाता है। अगला है आघातवर्धता। आघातवर्ध नहीं होती। अगर अधातुओं को हम पीट देते तो टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाती हैं, लेकिन वह फैलती नहीं है। घनत्व और गलनांक कम होता है, ये बहुत जल्दी जम जाते हैं और पिघल जाते हैं। अगला आता है विद्युत उष्मा के चालक। विद्युत उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु जो है विद्युत या उष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन अधातुओं में एक तत्व आता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की निब लगी होती है, जो पेंसिल में राड लगा रहता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। लेकिन यदि उसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करवाएं, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करवाएं तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो हम कह सकते हैं वह ग्रेफाइट है। अगला आता है ध्वनिक। यदि हम अधातुओं को पटक दें तो उसमें कोई आवाज नहीं आएगी। और ऑक्साइड, जैसे हमने उसमें धातु बताया तो उसमें क्षारीय होती प्रवृत्ति होती है ऑक्साइड, तो उसी प्रकार अधातुओं में जो है
इनकी प्रवृत्ति जो है अम्लीय प्रवृत्ति होती है, इनकी ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति होती है। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है? वे तत्व जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। हम कह सकते हैं वे तत्व जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड का अम्ल से HCl 6HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड और जल। ये बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड तथा जल बन रहा है। और अब ये हम करवा देते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अभी तो ये हम अम्ल से क्रिया करवाए हैं, अब हम क्षार से क्रिया करवाते हैं 2NaOH। ये क्या है? पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा 2Na और क्या बनेगा AlO3 प्लस H2O सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल। इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लवण बना रहा है और यहाँ पर भी लवण बना रहा है और अंत में क्या बना रहा है? यहाँ जल बना रहा है और यहाँ भी जल बना रहा है। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया तो वो सारी क्रियाएं यहाँ पर पूर्ण हो जा रही है। यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है, लेकिन अभी और कुछ चीजें बची हैं जो हम आप लोगों को पार्ट सेकंड में बताएंगे। वो क्या क्या है? पार्ट सेकंड में पढ़ाएंगे सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिक, धातुओं की प्राप्ति, अयस्कों की समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का परिष्करण और संचालन। इतनी चीजें हम आपको पार्ट सेकंड में बताएंगे। यदि आपको इस पार्ट में कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और खास बात यह है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और तुरंत आप वीडियो को देख सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद।